बच्चों इसके पहले वाले भाग तक हमारा अध्याय संख्या 10 पूर्ण हो चुका था। वहीं उस अध्याय में हमने देखा कि जो विशेष प्रकार के अभिलेख होते थे जिसमें किसी शासक या किसी शासन या उसके वंश की क्या लिखी जाती थी, प्रशंसाओं को लिखा जाता था, वो क्या कहलाती थी, प्रशस्ति कहलाती थी। अर्थात ये विशेष प्रकार के अभिलेख होते हैं जिनके ऊपर किसी शासक वर्ग की क्या है, प्रशंसाओं का उल्लेख किया जाता था। इन प्रशस्तियों से हमें उन शासकों की विभिन्न जो वंशावलियां हैं उनके बारे में जानकारी के साथ साथ में उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनकी जानकारी भी मिलती है। इसी क्रम में इनके द्वारा क्या किया जाता है, एक नए प्रकार की सेना का गठन किया जाता है जिसको किसी भी प्रकार का नियमित वेतन नहीं दिया जाता। परिणाम स्वरूप एक सामंतवादी व्यवस्था का जन्म होता है। और ये सामंत क्या होते थे, जब भी शासक या राजा दुर्बल होता था या कमजोर होता था तब अपने को क्या घोषित कर देते थे, स्वतंत्र घोषित कर देते थे। वहीं इस भाग में हम बात करेंगे इस अध्याय के जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न, सही या गलत बताओ। इसमें पहला है, हरिशेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी है। तो बच्चों ये क्या है, पूर्ण रूप से गलत है। इन्होंने किसी भी प्रकार की प्रशस्ति गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशंसा में नहीं लिखी। दूसरा देखें बच्चों, आर्यव्रत के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। तो बच्चों ये प्रश्न भी क्या है, पूर्ण रूप से गलत है। आर्यव्रत के जो शासक हैं वो समुद्रगुप्त के लिए भेंट नहीं लाते थे। जो आंतरिक क्षेत्र के शासक हैं उनके द्वारा उपहार और भेंट लाए जाते थे। आर्यव्रत के शासकों को तो समुद्रगुप्त ने क्या किया था, अपने अधीन, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अगला देखें बच्चों, दक्षिणापथ में 12 शासक थे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि दक्षिणापथ के जो शासक थे उनकी संख्या कितनी थी बच्चों, 12 थी। अगला देखें बच्चों, गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरई थे। तो बच्चों इनके नियंत्रण में तक्षशिला और मदुरई नहीं थे, तक्षशिला और मथुरा नगर थे गुप्त शासकों के नियंत्रण में। इसलिए यह प्रश्न भी क्या है, गलत है। एहोल पल्लवों की राजधानी थी। तो बच्चों ये भी क्या है, गलत है। हमने देखा कि एहोल जो है वो किसकी राजधानी थी, चालुक्य शासकों की राजधानी थी। अर्थात चालुक्यों की राजधानी का नाम था एहोल, ने की पल्लवों की। पल्लवों की बात करें तो उनकी राजधानी का नाम था कांचीपुरम। अब देखो बच्चों, अगला है, दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सत्य है कि दक्षिण भारत में सदियों तक स्थानीय प्रशासन का काम या कार्य जो है वो इन सभाओं के द्वारा ही किया जाता रहा था। प्रश्न संख्या 2 देखे बच्चों, ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने, चीनी तीर्थयात्री हैनसांग और रवि कीर्ति नामक जो कवि हैं, इन तीनों ने ही किसके बारे में लिखा है, हर्षवर्धन नामक शासक के बारे में लिखा है। प्रश्न संख्या 3, इस युग में सैन्य संगठन में क्या क्या बदलाव आए वो हमें बताने हैं। देखिए बच्चों, अभी भी क्या है, कुछ राजा पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित क्या कर रहे हैं, सेना रख रहे हैं जिसमें हाथी है, रथ है, घुड़सवार है और पैदल सिपाही शामिल होते थे। और नए प्रकार की सेना का अस्तित्व भी आ रहा है। और इसमें कुछ सेनानायक होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर ही राजा को क्या देते थे, सहायता देते थे। और इस प्रकार के सैनिकों को या सेनापतियों को क्या कहा जाता था, सामंत कहा जाता है। इन सेनानायकों को क्या दिया जाता था, कोई नियमित वेतन नहीं देते थे। इसके बदले में इन्हें केवल और केवल भूमि दान दिया जाता था। और इस भूमि से ही क्या करते थे, कर वसूलते थे और अपनी सेना और घोड़ों की रख रखवाव करते थे। और इसके साथ ये युद्ध के लिए हथियार भी कहाँ से, इस भूमि से जो कर वसूलते थे उन्हीं से खरीदते थे। अब देखें बच्चों, प्रश्न संख्या 4, इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या नई चीजें दिखती है। तो इस काल में और जो प्राचीन काल या इनसे पहले का समय है उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में और इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या नए परिवर्तन आए। देखें बच्चों, राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए क्या किए, बहुत से प्रयास किए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद क्या होते थे बच्चों, आनुवंशिक बना दिए थे। जैसे हरिशेन को क्या बना दिया था, महादंड नायक बना दिया था। कभी कभी एक ही व्यक्ति को कई पद दे देते थे। जैसे बात करें हरिशेन की तो इन्होंने महादंड नायक के साथ साथ में कुमार मात्य और संधि विग्रहिक के मंत्री भी बना दिए गए थे। स्थानीय प्रशासन में वहां के प्रमुख व्यक्तियों का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है, जिनमें नगर श्रेष्ठी है,
सारत्वा है, प्रथम कुलिक है और कायस्थों का क्या है महत्वपूर्ण स्थान था। प्रश्न संख्या 5, तुम्हें क्या लगता है कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या क्या करना पड़ेगा? अर्थात जो समुद्रगुप्त के क्या क्या कार्य हैं वो समुद्रगुप्त की भूमिका निभाने के लिए अरविंद को करने पड़ेंगे। उनका जिक्र हमें करना है कि उसे शाही वेशभूषा पहननी होगी, अपने शरीर पर विभिन्न युद्धों में लगे जो घाव हैं उनको भी प्रदर्शित करना होगा, रुपेले कागज में जो लिपटी तलवार है उसको शान से पकड़कर चहलकदमी भी अरविंद को करनी पड़ेगी। उसे अपने आप को एक सम्राट के रूप में अभिनीत या फिर नाटक में अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी सम्राट के रूप में। संगीतज्ञ थे गुप्त शासक जो समुद्रगुप्त हैं, इसलिए उन्हें बैठकर वीणा भी बजानी होगी। कविता पाठ भी अरविंद के द्वारा किया जाएगा और सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा की विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं या फिर विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्य हैं वो अरविंद के द्वारा यहाँ पर किए जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्या प्रशस्तियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे? अर्थात इसमें पूछा गया कि आम लोगों के द्वारा इन प्रशस्तियों को समझ लिया जाता था या नहीं था। अब देखें कि यद्यपि प्रशस्तियां कौन सी भाषा में, या तो संस्कृत में या फिर प्राकृत, इन दोनों भाषाओं में ही इन प्रशस्तियों की रचना की जाती, लेकिन उस समय आम लोग इतने शिक्षित नहीं होते थे कि वे उन्हें पढ़कर क्या कर सके, समझ सके। इसलिए राजा के द्वारा कुछ व्यक्तियों को इसके लिए नियुक्त किया जाता था। वो इन प्रशस्तियों को पढ़कर किन को शिक्षा देते, जनसाधारण को शिक्षा या फिर संदेश देते थे। तो बच्चों यह भाग यहीं पे समाप्त होता है और इसके अगले भाग में हम बात करेंगे इस पुस्तक के अंतिम अध्याय अर्थात अध्याय संख्या 11 के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।